साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक इस पुस्तक के 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर कौन से थे? पहला था संविधान क्यों और कैसे, दूसरा भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा चुनाव और प्रतिनिधित्व और चौथा था कार्यपालिका, पांचवा था विधायिका, छठा था न्यायपालिका और आज का जो 7वां वीडियो है वह है संघवाद। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह इसका भी इंट्रोडक्शन या परिचय देख लेते हैं। तो आगे चल के अभी हम लोग 2 मैप देखेंगे, एक 1947 का होगा, एक दूसरा सन 2000 का। तो उसी के संदर्भ में है। तो इस अध्याय में आप भारत के राजनीतिक मानचित्रों को देखिए, उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। मतलब 1947 का मैप देखिए और फिर 2000 का मैप देखिए, तो दोनों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए हैं। जैसे मैसूर का नाम जो है अब क्या कर दिया गया है, कर्नाटक कर दिया गया। मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। और ये मानचित्र जो हैं वो 50 वर्षों में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमें भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। पहला, संघवाद क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या हैं। तीसरा, केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे। और चौथा, विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या हैं, उनके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले 1947 में का जो मैप था, जिसमें भारत संघ के प्रांतों को दिखाया गया है, तो ये 1947 का आपका मैप है। जैसे आप नाम यदि देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चंद्रनगर लिखा हुआ है। ये बिहार तो अभी भी है। ये मध्य प्रदेश के यहाँ मध्य प्रांत लिखा हुआ है। और आंध्र प्रदेश के यहाँ हैदराबाद लिखा हुआ है। और इधर आपका राजस्थान की जगह राजपुताना लिखा हुआ है। ये गुजरात वाले की जगह पे इधर देखिए पूरा गुजरात का हिस्सा परंतु जूनागढ़ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर आप मैसूर को देख सकते हैं जो कि वर्तमान का कर्नाटक है। यहाँ मद्रास लिखा हुआ है जो कि वर्तमान का तमिलनाडु है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए केरल का नाम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि त्रावणकोर का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ गुजरात लिखा हुआ है। यहाँ आपका बम्बई वाला इलाका रखा है, जबकि ये गुजरात वाला ये वाला अब वर्तमान में हिस्सा है। तो ये आपका 1947 का मैप है। अब सन 2000 का मैप देख लेते हैं। तो सन 2000 का मैप देखें तो ये आपका सन 2000 का मैप है। इसमें देखिए आप नामों में परिवर्तन देखेंगे। जैसे संयुक्त प्रांत क्या है, उसमें उत्तराखंड बन गया, ठीक है। और इसके अलावा पहले आप पंजाब राजपूताना देखते थे, यहाँ पर आप राजस्थान देख सकते हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। और जहाँ पे पहले क्या था, पहले आपका संयुक्त प्रांत था, वहाँ अब उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर चंदनगर की जगह पे क्या है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत की जगह मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे झारखंड हो गया है। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का है। और ये गुजरात यहाँ पे दिख रहा है। और ये कर्नाटक है। ये पहले हैदराबाद था, ये आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये फिर से डिवाइड होकर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो गया है, जो आप 2014 के बाद का मैप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कर्नाटक है और ये आपका तमिलनाडु हो गया और ये पूरा आपका केरल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैप की बाउंड्री तो यही है, परंतु अंदर जो राज्यों की सीमाएं हैं और राज्यों के नाम में काफ़ी परिवर्तन आया है। और ध्यान रखिएगा, ये सन 2000 का मैप है। 2014 के बाद जब आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में बढ़ता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, फिर से मैप बदला। और अभी पिछले वर्ष क्या हुआ है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो विशेष पोजीशन थी उसको ख़त्म करते हुए उसको क्या कर दिया गया, पहले राज्य था अब संघ शासित प्रदेश बना देगा। उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से अब दोबारा से यदि आप मैप देखेंगे तो आप जो लेटेस्ट मैप है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि संघवाद क्या है। तो संघवाद की बात करें
तो सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिल करके स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन था, मतलब सेंट्रलाइजेशन था, और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं है कि 1947 के दुखद विभाजन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों, अब आप 7 दशक कह सकते हैं, तो 6 दशकों से वह अपना अखंडता स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट नहीं रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, तथा भारतीय भूभाग जो है एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक ऐसी साझी जमीन पर रहते हैं जो हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। इनको बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो वेस्ट इंडीज में जो संघवाद है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो वेस्ट इंडीज के संघवाद की बात करें तो आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र और अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआ रामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसे संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरेबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और संसद जो है देशों की सरकारों के प्रधान और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ ना तो एक देश के रूप में रह सकें और ना ही वे अलग अलग रह सकें। अब फिर से हम लोग आते हैं जो संघवाद के जो कुछ मूल अवधारणा और विचार हैं उन पे बात करते हैं। तो निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है, दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका में, परंतु भारत में एकहरी नागरिकता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होती हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार को होता है तथा क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जो होती हैं वो जवाबदेह होती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण जो है वो राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति ही तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। कि संस्कृति हो
तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत गृह युद्धों तक आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा नाइजीरिया में जो संघवाद है, नाइजीरिया में संघवाद की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग भारतीय संविधान में संघवाद की बात करेंगे। तो यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं। एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। एरुबा के नियंत्रण में पश्चिम था, इबो के नियंत्रण में पूर्व था और हाउसा फुलानी के नेतृत्व में या नियंत्रण में उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1989 के संवैधानिक या सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में। तो आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी और तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई थी, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए संघ शब्द का ही प्रयोग होता है, लेकिन संविधान जो है भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। जैसा कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 का 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ, इंग्लिश में क्या है, फेडरेशन नहीं यूनियन होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में वृद्धनिष्ठ होंगे, मतलब जिनका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत। अब देखते हैं शक्ति विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी शक्तियां केवल राज्यों को प्रदान होंगी। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां जो है केंद्रीय सरकार के हाथों में सौंपी हैं और राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से यह देख लेते हैं कि भारत का संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से है। तो जो विषय है वो 3 सूचियों में है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची के कुछ प्रमुख विषयों को देख लेते हैं।
तो इसमें शामिल है आपकी प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा। इनको ध्यान से याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो जो संघ सूची के विषय होते हैं, इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, मतलब संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करें, इसके प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन से हैं? कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, मतलब जेल जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ये जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। यहाँ आमतौर पर मतलब कि जो केंद्र विधायिका है, जो केंद्र सरकार है, वो भी इन पर बना सकती है कुछ विशेष कंडीशन में। इसके अलावा समवर्ती सूची है, इसमें शामिल विषय क्या है? शिक्षा, कृषि, भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन। तो आपका शिक्षा है, वन है, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया गया था 1976 में। इसके अलावा मजदूर संघ सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची के तहत आते हैं। और केंद्र और प्रांत दोनों को ही की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा एक आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, और जैसे कि साइबर कानून। तो इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें क्या था कि ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर के हाथों में दे दी गई थी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद के संदर्भ में। तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थीं, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें भी थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे, और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय भी बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं की सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। आगे बढ़ने से पहले संविधान सभा के वाद विवाद सेक्शन में जो टी कृष्णाचारी का एक वक्तव्य था उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इनका कहना था कि मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदली हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र जो है राज्य, चाहे वे एकात्मक रहे हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। अब आइए बात करते हैं फिर से आगे। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। तो इसमें पहला है कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान जो है प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देती है, परंतु उनकी बातें मानना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक नहीं है या बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल सकते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार की अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन के साधन के रूप में अपनाया गया है। ठीक है,
नियोजन के कारण, मतलब विकास के लिए नियोजन को, प्लानिंग को साधन के रूप में अपनाया गया है भारत में। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई थी, नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमट दी गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया, अब उसके यहाँ पे नीति आयोग कार्य करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधायकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब बिना राज्यसभा की परमिशन के ये कानून नहीं बन सकते हैं। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है तथा संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 257 का 257 का 1 कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। इसके अलावा आपने कार्यपालिका संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है तथा अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित अधिकारी या पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम करते हैं। अतः जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। आगे देखें तो संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं, उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद में इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज़ करा दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। तो इतनी चीज़ें हैं। इसके आगे आप बात करते हैं। इसके आगे हम लोग भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव की बात कर लेते हैं। तो पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। यद्यपि संविधान जो है विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य जो है ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान जो है वो न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक मसला है और इसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। अब केंद्र राज्य संबंधों की बात कर लेते हैं। तो संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम तो राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति जो है इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों की गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बधी थी। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की ओर
की और ज़्यादा शक्ति और सहायता देने की मांग बलवती हुई, मतलब वो और मजबूती के साथ अपनी मांगों को रखने लगे। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और मझे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। अब स्वायत्तता की मांग की बात कर लेते हैं। तो समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों का ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक, अकाली दल, माकपा ने स्वायत्तता की मांग की है। इसके अलावा एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य जो हैं वो प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों ने हिंदी को लागू करने के विरोध में भी आंदोलन वहाँ पर हुए हैं, जैसे साउथ के राज्यों में। अब राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। अधिकतर जो राज्यपाल हैं ये सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिक भी हैं। फिर भी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है कि संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 356। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है तथा राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। इसके अलावा 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 क्योंकि 1967 तक क्या था कि राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका है। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। अब नवीन राज्यों की मांग की बात करें तो हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्य के गठन की मांग को लेकर के भी तनाव रहा है।
राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया था कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों गठन की मांग उठी। 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की तथा 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनेक नए राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधाओं के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके 3 नए राज्य, बिहार को विभाजित करके झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाए गए। ये आपका सन 2000 में बनाए गए। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ प्रमुख है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। कब? 2014 में ही। ठीक है, तो अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना एक अलग राज्य है। और महाराष्ट्र में विदर्भ वाला जो मुद्दा है अभी ये चल रहा है। अंतर्राज्यीय विवाद की बात करें तो जहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्त और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इनमें से एक है सीमा विवाद, ठीक है, और सीमा विवाद है राज्य प्रायः जो है पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल एक भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता है। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर के है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है और स्वयं एक संघ शासित प्रदेश भी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। जहां सीमा संबंधी विवाद का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के होने वाले विवाद की प्रकृति जो है वो गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियां जो हैं हमारा प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है इस तरह के अंतर्राज्यीय जल विवाद में। आगे चलते हैं। अब कुछ विशिष्ट प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के लिए इसके साथ थोड़ा अलग अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनमें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जहां छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए हैं। वहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371 में इसके संदर्भ में प्रावधान है। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशेष प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा
अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम के लिए भी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने से पहले अच्छी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे ये पुरानी बात हो चुकी है। अब ये बातें रिलायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का ये जो अनुच्छेद 370 के द्वारा जो विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में शामिल कर लिया गया है। तो जो 370 के तहत जो विशेष प्रावधान थे उनको अब नहीं रखा गया, वो सब समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर संशोधित प्रदेश है और इसको 2 भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वो दोनों ही क्या है, संशोधित प्रदेश हैं। तो जम्मू का थोड़ा सा जो पुराना चीज़ था उसको एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने उसे जम्मू कश्मीर लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। अब वर्तमान में नहीं आवश्यक है, क्योंकि 370 हट गया है। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। यह अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी होता है, परंतु जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाती है। यह भी प्रावधान अब समाप्त हो गया है तथा व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं जितना संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और राज्य समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य में लागू किया जा चुका है या किया जा सका है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह स्वीकृति मिल गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर का कोई अलग संविधान नहीं है, ना ही यहाँ का अलग ध्वज है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। अब किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 अब नहीं है। तथा संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती है, अब कर सकती है, क्योंकि अब अनुच्छेद 370 कार्य नहीं करता है। तथा राज्य की नीति निषेध तत्व यहाँ लागू नहीं होती, तो यह भी अब लागू होगा। तो ये याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पर लागू होंगी जो पहले लागू नहीं होती थी। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। अनेक लोगों को मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों या राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अतः जब भी ऐसी विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों में उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। अतः इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है उसको भी देख लेते हैं। तो संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है, जहाँ प्रत्येक रंग का अलग अलग अस्तित्व होता है या रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन ये सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कठिन कार्य करती है, रखने का कार्य जो है वो कठिन करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता है। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए, अनेकता और विविधता। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगाववाद को जन्म देती है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। मतलब यदि आप अनेकता और विविधताओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो आप राष्ट्रीय एकता का जो लक्ष्य है उससे आप दूर ही जाएंगे, उसको नष्ट ही करेंगे। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।